हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। टॉपिक का जो नाम है वो है कोलिजन। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ बाबा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है। मैंने बार बार रिपीट किया है इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में। चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा इन 2D। बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। जैसा इलास्टिक कोलिजन 1D में होता है वैसे ही 2D में था। बस ये बात हो गई थी कि 2D में आपको कंपोनेंट बनाने पड़ रहे थे, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। क्लियर बात? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, हमने समझा। हमने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी किया है, इतने कोई खास क्वेश्चन उससे बनते भी नहीं है। आइए भाई, हम जब ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे ना, जब ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए भाई, इनइलास्टिक कोलिजन में सिंपल सी बात जो मैं आपको बता दूं, 4 शब्दों में खत्म करूं चीज को। बात यह है कि जब भी आप इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी आएगी, दूसरी बॉडी से टकराएगी और टकराने के बाद जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों बॉडीज एक साथ चिपक कर साथ में चलने लगेंगी आगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें देखिए, ये ट्रक आ रहा है, इस कार से भिड़ा और देखिए फिर ये दोनों साथ में चलने लगे। आई मेरी बात समझ में, है ना। ये ट्रक आ रहा है, ये देखिए इससे कोलिजन करता है कार से और दोनों साथ में मूव करने लग जाते हैं। दोनों को आप देखोगे तो दोनों एक सिस्टम बन जाएंगे चिपककर और एक साथ बढ़ने लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई, इन दिस कोलिजन बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडीज क्या करती हैं, एक साथ स्टिक करती हैं और मूव करना चालू करती हैं। दूसरी बात आप ये सोचो, अगर ये ट्रक किसी u1 वेलोसिटी से आ रहा होगा, ये ट्रक अगर किसी u1 वेलोसिटी से आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी तो 0 है, ये रेस्ट पर है। ये कार जो है ये किस पर है, कहाँ है कार, ये कार किस पर है भाई, रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे ही आप जाते हो इस ट्रक से और इस कार को टक्कर मारते हो, आप देख रहे हो अब दो बॉडी है, दो बॉडी साथ में चल रही है। आप मुझे बताइए, इस कार की, इस ट्रक की वेलोसिटी कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी कोलिजन के बाद? देखिए ये जो कार है इसका मास बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई साइकिल रखी है, नहीं, इस ट्रक के सामने कार है, कार भी अच्छी खासी हैवी होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रक कार को उड़ाकर चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा ना। वो तब होता जब ये मास बहुत कम होता और इलास्टिक कोलिजन होता। यहां पर आप पता करेंगे, आपको पता चलेगा कि जैसे ही कोलिजन होता है उसके बाद इस ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ड्रास्टिकली गिर जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट यहां पर बोला गया है, इन दिस कोलिजन देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी हम निकालेंगे कि कितनी होती है, उसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। अगर आप उसको याद कर लेंगे बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई भाई इनइलास्टिक कोलिजन की बात। आप समझ गए कि इनइलास्टिक कोलिजन आपको तब दिखेगा जब बॉडीज स्टिक कर जाएंगी और एक साथ मूव करेंगी, है ना। अब जैसे आप केसेस देख लें, कोई ब्लॉक रखा है ना, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर एक ब्लॉक बोल रहा हूं, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहां से किसी ने बुलेट फायर की, है ना, यहां से किसी ने बुलेट फायर की, बुलेट गई और बुलेट इस ब्लॉक के अंदर घुस के क्या कर गई, धंस गई। इस बुलेट के अंदर घुस के धंस गई और साथ में क्या होने लगा, साथ में दोनों बॉडीज मूव करने लगी किसी v वेलोसिटी से, है ना। इनिशियली क्या था, ब्लॉक रेस्ट पे था, बुलेट मूव कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा गया कि बुलेट धंस गई किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, और दोनों साथ में मिलकर v वेलोसिटी से चलने लगे। अब ये क्या है, दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन, दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन। अब आप खुद सोचो इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा रही होगी, इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी ज्यादा रही होगी जब ये खुद ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जब ये किसी ब्लॉक के अंदर धंस गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी ड्रास्टिकली कम हुई। हाँ, हो सकता है, मान रहा हूं मैं कि इसके पास अभी भी वेलोसिटी है, बट जितनी शुरू में थी वेलोसिटी उससे बहुत कम वेलोसिटी होगी। तो ड्रास्टिकली काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। बस इतना अगर आपको समझ में आया, और कुछ आपको समझने की जरूरत है ही नहीं इनइलास्टिक कोलिजन में। बहुत इजी सस्ता सा टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन को जरा इक्वेशन से समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए भाई, दो मासेस आपके सामने हैं, इसको मैं ब्लैक कलर से ही समझाता हूं। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। क्या हुआ, दोनों मास, अच्छा एक बार बताओ, u1 बड़ा होगा u2 से, है ना। एक बार मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बोलता, इसीलिए तभी तो कोलिजन होगा। अगर u1 u2 से बड़ा नहीं हुआ तो फिर कोलिजन कहाँ होगा। ठीक है, जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होगा, देखो क्या होने वाला है, एक बॉडी ये हो जाएगी, एक बॉडी हो जाएगी ये, और एक बॉडी हो जाएगी ये,
एक बॉडी हो जाएगी ये क्या हो गया सर, ये टमाटर क्यों बन गए, ये किडनी जैसे क्यों हो गए सर, ये बाबा ये मोमेंट्री है, ये बीच का एक इंस्टेंट है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दोनों ये भिड़े, ठीक है, तो इनके बीच में देखो यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आप खुद समझो यहां पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगा। ये जो चीज आपको दिख रही है ये और कुछ नहीं है, दिस इज डिफॉर्मेशन, दिस इज डिफॉर्मेशन, है ना। और ये डिफॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बाबा ये दोनों भिड़े, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों भिड़े तो क्या हुआ भाई, डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन आया कहां से, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी ने अपने आप को कम करके, देखो डिफॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी लगी होगी, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगी होगी, अब जो भिड़े होंगे तो हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी, गर्मी कुछ प्रोड्यूस हुई होगी, तो इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के चक्कर में काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। और उसके बाद जब ये दोनों बॉडीज ऐसी हो गई, स्टिक टुगेदर हो गई, तो ये एक सिस्टम बन गई, क्या बन गई, एक सिस्टम बन गई। और ये सिस्टम क्या करने लगा, एक साथ मूव करने लगा, किस वेलोसिटी से, आप मान लीजिए v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से मूव करने लग गया, v वेलोसिटी से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। मैंने आपको जब कोलिजन पढ़ाना चालू किया था तो सबसे पहले एक बात आपसे बोली थी कि किस टाइप का भी कोलिजन हो, आई एम सॉरी, किस टाइप का भी कोलिजन हो, आपको पहला पॉइंट तो याद रखना ही रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगना ही लगना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। ये चीज आपको मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही बता दी थी। अच्छा ठीक है सर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, कि काइनेटिक एनर्जी सुनना मेरी बात ध्यान से, इनइलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली होती है वो ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली होती है उससे। पक्की बात है, मतलब ये जो डिफरेंस होगा इसके कारण काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस होगा माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये जो डिफरेंस होगा डेल्टा के ई, इसी को तो आप लॉस बोलोगे, यही तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, यही तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। पक्का। अच्छा तीसरी बात ये भी मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, 0 होता है। अच्छा साइड में जरा समझते हैं, ई क्या था हमारे लिए, ई था हमारे लिए u1 माइनस u2, नहीं v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, यही था कि नहीं था। पक्का। अब e 0 हो गया, e 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 जो है ये 0 हुआ होगा, मतलब v2 v1 के बराबर हो गया होगा, ऐसे ही कुछ है क्या, v2 v1 के बराबर हो गया होगा, तो v2 माइनस v2 क्या हो गया होगा, 0, जिसके कारण e हो गया होगा 0, हाँ कि ना। अब आप खुद देखो, यहाँ ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी भी v है, ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी भी v है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, m1 की भी वेलोसिटी v है, m2 की वेलोसिटी v है, तो आप खुद देखो ना कि v2 माइनस v1 में आप क्या पुट करोगे, v2 इज नथिंग बट v, v1 इज नथिंग बट v डिवाइड बाय u1 माइनस u2, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हो गई 0, तो e की वैल्यू भी क्या आ गई 0। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, इसलिए e की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। और ये जो हमने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा, e इज इक्वल टू 0 पढ़ा, एक्चुअल में ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या है ये, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हाँ सर ठीक है, बढ़िया बात आ गई सर समझ में, बढ़िया बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अच्छा याद रखना, अब आप यहां पर सीधे ये इक्वेशन नहीं लगा पाओगे, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये आंख बंद करके मत लगा देना। क्यों, क्योंकि यहां पर एनर्जी का लॉस है, यहां पर एनर्जी का लॉस है, यहां पर e की वैल्यू 1 नहीं है, ये e जो 0 है ये यही बता रहा है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, ये जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है ये कोलिजन का। तो जो आप आंख बंद करके पहले ये लिख देते थे ना, अब ये लिखना सरासर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इनइलास्टिक के लिए था, इलास्टिक के लिए था, ये इनइलास्टिक का केस है। हाँ ये आप आंख बंद करके लगाओगे, ये बात पक्की है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते इस केस में कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये नहीं बोल पाओगे। ठीक है, ये हो गई मोटी मोटी बात हमारी किससे रिलेटेड, इनइलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड। ठीक है, पक्का, हाँ सर पक्का। ठीक है, आ जाओ। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए, ध्यान से देखो, अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बड़ा आसान होगा।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, अब ये m1 प्लस m2 सिस्टम बन गया भैया, एक चिपक कर चल रहे हैं ना, m1 प्लस m2 किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, v वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि भाई वैल्यू निकाल कर बता दो v की क्या होगी, तो आप बोलोगे m1 प्लस m2 को नीचे ले जाओ, आप v की वैल्यू निकाल कर बता दोगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे केसेस बनेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में, बहुत सारे केसेस बनेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया एक केस तो कि आपका पेंडुलम लटका होगा, है ना, पेंडुलम लटका होगा, पेंडुलम लटका रहेगा और उसमें आप गोली चलाओगे, गोली जाएगी पेंडुलम में धंस जाएगी और पेंडुलम ऊपर चला जाएगा। ये भी एक टाइप का किसका केस है, इन इलास्टिक कोलिजन का। वहाँ भी एक बहुत बेसिक सी गलती होती है, अभी हम आगे जाकर देखेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इन इलास्टिक कोलिजन के। पक्का 100%? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की मदद से देखेंगे, है ना, और समझेंगे कि कैसे इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, इफ द बॉडीज कोलाइड एंड स्टिक विद ईच अदर, बॉडीज आई एक दूसरे से कोलाइड की, स्टिक विद ईच अदर। अब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, या तो वो सीधे इनइलास्टिक कोलिजन बोल देता जिससे आप ये लाइन समझते, उससे बेटर है उसने ये लाइन ही लिख दी सीधे कि आप समझ जाओ कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, वेरी गुड। देन फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, आप उसकी क्या फाइंड आउट करो, कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। चलिए, दिस इज आर m1, दिस इज आर m2, दोनों के मासेस अलग अलग है, वेलोसिटीज अलग अलग है, लेकिन बोला क्या गया है, जैसे ही ये चपका, जैसे ही ये भिड़ेंगे, जैसे ही ये भिड़ेंगे, ये एक सिस्टम बन जाएंगे और ये पूरे के पूरे क्या करेंगे भाई, साथ में मूव करने वाले हैं। दिस इज m1 एंड दिस इज m2 और ये साथ में मूव करेंगे v वेलोसिटीज। आ गई बात समझ में? चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो। m1 u1, ओहो m1 u1 यानी कि 5 kg इंटू u1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 v1 नहीं पता। अच्छा, m1 v1 करूं कि m5 प्लस 10 इंटू v कर दूं, बताओ क्या ये इनइलास्टिक कोलिजन का केस है? हाँ, तो दोनों बॉडीज जोड़कर चिपक कर साथ में चलेंगी, तो 10 प्लस 5 साथ में चलेगा v वेलोसिटी से, ऐसा हमने मान लिया। देखा? चलो, अब आपको कोई बोले v निकाल दो, तो क्या बच्चों वाला खेल हो गया, 20 पंचे 100, 10 पंचे 50 डिवाइडेड बाय 10 और 5 15 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू v। v की वैल्यू कितनी आ गई, 100 और 50, 150 बाय 15, ये काट दिया, कितना बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी वेलोसिटी से चिपक कर चलेंगे, कितनी वेलोसिटी से चिपक कर चलेंगे, तो आप बोलोगे चिपक कर चलेंगे ये 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको कोई बोले कि बताओ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, करें सॉल्व इसको। देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहीं पर सॉल्व करता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं पहले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 यानी कि 10 इंटू किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सही कहा? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। ये कितना आएगा, अभी सर लिखते नहीं है, बाद में काट देंगे, देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 10 प्लस 5 इज 10 प्लस 5 इज 15 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, तो हमारे पास 10 स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन निकलेगा हाफ 5 10 15, तो 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ये प्लस ये, 5 कॉमन निकला, हाफ कॉमन निकला, ये बचा 20 स्क्वायर प्लस हाफ कॉमन निकला, 5 कॉमन निकला, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस ये करना था, तो माइनस हाफ बाहर निकला, 5 बाहर निकला, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 का स्क्वायर। ये आ गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, चलो आओ निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 5/2 ब्रैकेट में 400 प्लस 25 दूनी 50 माइनस 100 इंटू 3 300। ठीक है ना, 400 माइनस 300 बचा 100, 100 प्लस 25 125, 125 इंटू 5/2 125
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बाबा 625 नहीं 25 की 5 हसिलाई 10 2 12 की 2 हाँ 625 बाय 2 जूल। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कंडीशन। आपकी काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ 625 बाय 2 जूल। बहुत ज़्यादा लॉस है बाबा, बहुत ज़्यादा लॉस है। कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास रही होगी और कोलिजन के बाद कितनी कम काइनेटिक एनर्जी बची होगी, इसी के डिफरेंस को तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। सॉल्व मैंने सही किया, हो सकता है कुछ मैथमेटिकल एरर ना हो, ह्यूमन एरर मुझसे, लेकिन बाकी ये कंसेप्ट एकदम सही है। हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं, फाइनल निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं और हमको पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में पक्की बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा बड़ी होगी, है ना। चेंज के लिए आप ये मत बोलना कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, ऑब्वियस सी बात है फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू क्या बताएगी आपको, लॉस बताएगी। क्लियर बात है, पक्का 100%। चलिए वेरी गुड। चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट्स की तरफ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉस काइनेटिक एनर्जी में कितना हुआ है ना। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वही केस है कि हमको क्या करना है, हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, माइनस कर देना है। सिंपल, बहुत सिंपल सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू जिस कॉमन वेलोसिटी से वो मूव करना चालू करेंगे उसका स्क्वायर। अच्छा, ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ m2 लिख दूं, ओहो, ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ m2 लिख देता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ पर u1 u2 m1 m2 है। अगर मैं किसी तरीके से इस v को चेंज कर दूँ किसमें, u1 u2 के टर्म में, है ना, तो बस आपकी सारी इक्वेशन एक जैसे दिखने लगेगी। ये इकलौता अलग दिख रहा है, इकलौता क्या दिख रहा है, अंधों में काना दिख रहा है ना, तो उसको राजा नहीं बनने देंगे, हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हम जानते हैं, by momentum conservation we know that m1 u1 plus m1 m2 u2 is equals to m1 प्लस m2 साथ मिलकर मूव करते हैं v वेलोसिटी से। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, v की वैल्यू आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गई। ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। क्या करना है, v को उठा के यहाँ पुट कर देना है। v की वैल्यू आपको उठानी है, यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है ना। ये v की वैल्यू उठाओगे आप, यहाँ स्क्वायर में पुट कर दोगे, तो जो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आएगी हाफ m1 हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। क्लियर है, पक्का 100%? हाँ सर पक्का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये देखो बड़ा आसान तरीके से आ गया, बड़े आसान तरीके से आ गया। बट आसान तरीके से आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बार बार इसी तरीके से होकर आएंगे। याद कर लेंगे रिजल्ट को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी ना। नहीं बचेगी क्या, बिल्कुल बच जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़े, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आई, एक्चुअल में ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस है। दिस इज लॉस, क्योंकि आपने इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया और तब भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अरे हाँ कि ना, नहीं, हाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल आपने जब की तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी तो माइनस होने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको पता चलेगा वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लॉस हुआ है चीज़ों का। तो आपको ये जो चेंज दिख रहा है ये चेंज नहीं, इट इज एक्चुअली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लॉस हुई तो लॉस होके गई कहाँ सर, लॉस तो हो गई, चलिए हमको समझ में आ रहा है कि आप बता रहे हो लॉस हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट लॉस होके गई कहाँ, तो लॉस होके गई साउंड एनर्जी में। किसमें, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस की इसने, है ना। और क्या किया इसने, और क्या प्रोड्यूस किया इसने, हीट प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस की,
हीट प्रोड्यूस की, और जो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हुआ होगा, जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा, डिफॉर्मेशन करने के लिए भी एनर्जी लगी होगी, और उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी में से थोड़ा सा पार्ट ले लिया गया होगा। ठीक है ना। तो ये जो लॉस हुआ है, लॉस के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देना, और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देना, ये है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, पक्का 100%। चलिए, दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये एक आर्टिकल प्रॉब्लम है हमारे सामने, आइए इस आर्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ऐसे केसेस आपने पहले भी किए हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन को करने में नहीं आई थी तब। अब आज समझते हैं थोड़ा इसको कोलिजन की तरफ से, कोलिजन की नजर से, इलास्टिक कोलिजन की नजर से, है ना। ये जो बैलिस्टिक पेंडुलम है, बैलिस्टिक पेंडुलम मतलब एक बुलेट आएगी, इस पेंडुलम में घुसेगी और इस पेंडुलम को h हाइट ऊपर उठा देगी, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम के केसेस। अच्छा चलो मैं बुलेट बना दूं। सर बुलेट वो फटफट 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 करके चलती है जो, अरे ना वो तो बुल्ट है, बुल्ट नहीं बुलेट। क्या बना रहा हूं मैं? ये मेरी एक बुलेट है। मान लीजिए ये कोई वैल्यू ले लूं कि वैल्यू ले लेता हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा। मान लीजिए ये 200 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, 200 मीटर पर सेकेंड से इसकी u की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। मास ले लीजिए इसका, मान लीजिए अगर मैं इसकी वैल्यू लूंगा तो फिर आर्टिकल प्रॉब्लम कैसे रह जाएगा। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि ये u वेलोसिटी से चल रही है ना, और इसका मास क्या है? स्मॉल m है। वैसे ही इस पेंडुलम का मास है कैपिटल M, इस पेंडुलम का मास है कैपिटल M। ठीक, थोड़े टाइम बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो बुलेट थी ये अंदर घुस गई है इसके, ठीक है, ये घुस गई इसके अंदर, ये लो, ये इसके अंदर ऐसे जाके धस गई। ठीक, इनिशियली मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियली ये किस पे था? इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट पे था। बट जैसे ही इसके अंदर ये आके बुलेट धसी, तो अब क्या हुआ? इसके पास वेलोसिटी आ गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। जिस कारण इसने क्या किया? h हाइट अचीव कर ली, जिस कारण इसने क्या किया? h हाइट अचीव कर ली। अब क्या होता है, पूछा जाता है कि इस h हाइट की वैल्यू कितनी है। तो इंसान इतनी जल्दी में होता है, वो बोलता है इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, तो वो फटाफट क्या करता है? आंख बंद करता है और पहले ही सबसे पहले क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम, है ना, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। जल्दी जल्दी में देखो वो क्या करता है? कैपिटल M g h वैल्यू रख जाता है। ये भी भूल जाता है कि जब ये इस हाइट तक जाएगा, जब ये पेंडुलम इस हाइट तक जाएगा तो इसके अंदर ऑलरेडी बुलेट फंसी हुई होगी, तो उसका मास भी तो इंक्लूड करना होगा, है ना। तो वो दूसरी गलती क्या करता है? वो ये बोल देता है m प्लस m इंटू जी एच, ये बोल देता है। तो वो भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या होता है? आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब ये बुलेट आकर इसके अंदर धसी तो कोलिजन हुआ है सबसे पहले। तो कोलिजन ऐसी फालतू में तो हुआ नहीं है ना। कोलाइड होने के बाद ही इस पेंडुलम के पास जो इनिशियली रेस्ट में था वेलोसिटी आई है, जिस कारण उसने हाइट अचीव की है ना। तो आप देख रहे हो कि एक इनइलास्टिक कोलिजन का, दिस इज अ केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, दिस इज अ केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ ठीक है सर, आगे बात समझ में। दिस इज द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन हो चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो हमने माना कि भैया इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि आप जान रहे हो भाई, आप जान रहे हो बाबा कि इस पर लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर एक्सटर्नल फोर्स तो है टेंशन, सर एक्सटर्नल फोर्स तो है टेंशन। बाबा टेंशन है, बट टेंशन के कारण देखो आप जो वर्क डन हो रहा है और जो फोर्सेज है, टेंशन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है क्या यहाँ पे? कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सर। टेंशन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है ना सर, मतलब जो टेंशन है, टेंशन की डायरेक्शन ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इनका वर्क डन जीरो ही होना है। क्या होना है? इनका वर्क डन जीरो ही होना है। तो हमको टेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आई बात हमको। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? स्मॉल m इंटू यू, यही था इनिशियल मोमेंटम, प्लस
इनिशियली ये जो हमारा पेंडुलम था ये रेस्ट पे था, हाँ सर रेस्ट पे था। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये m धस गया किसके अंदर, कैपिटल M के अंदर, और दोनों साथ में मूव करने लगे v वेलोसिटी से। सही कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। तो यहां से आपको मिलेगी v की वैल्यू जो कि कितनी होगी, mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यही होगी वैल्यू। हाँ सर, v की वैल्यू होगी स्मॉल m इंटू यू अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि इसके पास, इस ब्लॉक के, सॉरी इस पेंडुलम के पास जिसके अंदर ऑलरेडी बुलेट घुसी हुई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। दूसरे कलर से बनाता हूं इसको मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं मैं। ये देखिए, ये v, ये है इसके पास कैपिटल V वेलोसिटी, जिसके कारण ये क्या करेगा, h हाइट ऊपर जाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, h हाइट ऊपर जाएगा। क्लियर बात है, हाँ सर। तो अब यहां देख सकते हो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली है। क्यों मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व्ड रहने वाली है सर, यहां तो एक्सटर्नल फोर्स है बाबा। जो एक्सटर्नल फोर्स था टेंशन ना, उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है एंगल, 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो चुका है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, समझना, हेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सही कहा, हाँ सर। तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। ये है हमारा रेफरेंस लेवल, ये है हमारा रेफरेंस लेवल, और रेफरेंस लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाके, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां से हम लेकर आते हैं अपनी इक्वेशन को, जो हम सीधे उठाकर लगा देते हैं ना, उसके पीछे का खेला ये है। आई बात समझ में, आ जाओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी थी, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। लिखा सही लिखा है क्या, ठीक है। v की वैल्यू आपको पता है कितनी है, इज इक्वल्स टू mgh। अब mgh मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दोनों मास धसे हुए हैं, g इंटू h। m प्लस m से m प्लस m कट गया, है ना। आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए थी ना। चलिए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर बाय 2g। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं v स्क्वायर बाय 2g आ गई। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो पुराने क्वेश्चन का है। हाँ, तो हमारे पास जो h हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट पूछता है जनरली वो, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हमने वेलोसिटी को 0 मान लिया है उस हाइट पर। तो v स्क्वायर बाय 2g आई, है ना। और आप जानते हैं v की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, स्मॉल mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसको उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, स्मॉल mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। स्मॉल mu, अच्छे से लिख दूं जरा, का होल स्क्वायर अपॉन 2g। सही लिखा। अब आप सीधे मास वेलोसिटी से पता कर सकते हो, सीधे मास और वेलोसिटी से पता कर सकते हो कि वो जो पेंडुलम था वो कितने ऊपर जाएगा, है ना, कितनी ऊपर हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव करने वाला है। ठीक, तो उसके पीछे के सारे राज ये हैं, है ना। अब जो आपने वर्क एनर्जी पावर में सीखा, जो आप यहाँ सीख रहे हो, सबको अपने दिमाग में रखो। आप उसको वर्क एनर्जी पावर से भी कर सकते थे, लेकिन वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आप तब तक कोलिजन नहीं पढ़े होते। आपको यहां से यहां तक पहले मोमेंटम कंजर्व करके इस वेलोसिटी को निकालना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि यही वो वेलोसिटी है जो काइनेटिक एनर्जी देके इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचाती है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं पहुंचा रही इसको यहां, ये जो मिलकर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वेलोसिटी बन रही है, वो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक को ऊपर तक लेके जा रही है। आई बात समझ में, हाँ सर, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। तो इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़। चलिए, कर दूं मैं इसको क्लियर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। चलिए भाई, न्यूमेरिकल्स चालू हो चुके हैं, तो आइए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, सिंपल
साफ सुथरा जितने न्यूमेरिकल इस लेक्चर में होंगे हम उतने न्यूमेरिकल इस लेक्चर में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एट रेस्ट बोल दिया है, ठीक है ना। एन इम्पल्स j हैज बीन अप्लाइड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर इम्पल्स एप्लीकेशन। चलो चलो चलो, यह है हमारा मास m, यह है हमारा मास m, ठीक। अब देखो आपको इम्पल्स j दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, तो जो आपका आंसर आएगा वो इन्हीं दो वेरिएबल के, इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। अरे हाँ कि ना, आपको j दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो जो आंसर लाओगे वो j और m के टर्म्स में ही होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0। चलो मैं रेस्ट ही लिख देता हूँ सीधे सीधे कि इस पर बैठा हुआ है भाई, ये रेस्ट पर बैठा हुआ है। An impulse j has been applied, find velocity after impulse application। चलिए impulse अप्लाई किया गया, ये था impulse j, जिसके कारण इसमें क्या आ गई भाई, वेलोसिटी आ गई v, ठीक है ना। j अप्लाई किया जिस कारण वेलोसिटी आ गई v, तो बोल रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बट आपके पास एक j है और एक m है, तो जो भी आने वाला है आंसर आपका वो j और m के रिस्पेक्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्पल्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। क्या भैया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मतलब पी एफ माइनस पी आई, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है। जे इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब इस m मास के पास v वेलोसिटी आ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, mv हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम तो सर 0 था, इनिशियल मोमेंटम तो 0 था ना, यहाँ कोई पहले से ही तो रेस्ट पे बैठा हुआ है, कोई वेलोसिटी थी इसके पास, ना 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 ना, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। अब आपसे कोई बोले वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे इम्पल्स डिवाइडेड बाय m, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको बस यही याद रखना है कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इम्पल्स के बराबर होता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब ये मत करना कि सर इस m से m काट दें क्या, नहीं नहीं, ये नोट, ये यूनिट है, ये नीचे मास है, ठीक है। चलिए भाई इसको लिख लीजिए, करता हूं मैं क्लियर, आगे बढ़ते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर फर्स्ट 2 सेकंड, फाइंड इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो भाई हमने कुछ ऐसा सा पढ़ा था, याद करिए क्या पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, आप कोई कर्व बनाओ, है ना, ये आपने कोई ऐसा कर्व बनाया, ठीक है ना। इस कर्व का अगर आप एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया निकालो, और इसको प्रोजेक्ट करो ऑन टाइम एक्सिस, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा भाई, ये एरिया होगा सर इंटीग्रेशन एफ डी टी, T1 से लेके T2 तक, है ना, हाँ सर। और यही हमको क्या देता है, यही चीज़ क्या बनती है, हमारी इम्पल्स बनती है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, हाँ सर पढ़ी थी। चलो तो अब आपको देखो क्या दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है f इन टर्म्स ऑफ t। चलिए f दे दिया है आपको इन टर्म्स ऑफ t, 2t प्लस 3t स्क्वायर आपको दे दिया है, और बोल रहा है कि बताओ इम्पल्स बताओ, इम्पल्स बताओ। मैं कहा ठीक है भाई, हमको पता है कि अगर f को मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, f को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। तो मैंने बोला ओके आओ कर देते हैं इंटीग्रेट, आपको चाहिए इम्पल्स, j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक एफ डी टी, है ना, हाँ सर ठीक है। तो j इज इक्वल्स टू T1 से लेके T2 तक, f की वैल्यू है 2t प्लस 3t स्क्वायर, 2t प्लस 3t स्क्वायर ब्रैकेट में dt, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते बनता है हमको, बहुत अच्छे से बनता है। आइए सर, j इज इक्वल्स टू T1 से लेके T2, अच्छा T1 से लेके T2 मतलब फॉर फर्स्ट 2 सेकंड बोला था, तो मैं 0 से लेके 2 सेकंड रख दूं, फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 1 और 2, ठीक है। f की वैल्यू आ गई 2t, 2t का इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा कितना, 2t का इंटीग्रेशन करेंगे हम, प्लस साथ में ही इंटीग्रेट करेंगे किसको, 3t स्क्वायर को भी, ठीक है, अलग अलग करके लिख लिया। आइए j इज इक्वल्स टू 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ t स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से लेके 2 तक की, प्लस 3t स्क्वायर t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, टी की पावर 3, और लिमिट चढ़ जाएगी कहाँ से, 0 से लेके 2 तक की, ठीक है। चलिए तो j इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, हाँ
चलिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 0, क्या सोचने लग गया था मैं अभी, पता नहीं दिमाग में क्या चलने लग जाता है। चलिए 2 की पावर 3 इज 8 है ना, 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 0 कितना आ गया, j इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12। यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। किसके बराबर होती है भाई, ये हमारी होती है यूनिट मोमेंटम की जैसी। जो मोमेंटम की यूनिट होती है वही हमारी इम्पल्स की भी यूनिट होती है। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है, पक्का पक्का। हाँ चलो लिख लिया होगा, बन गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन शायद हमारे पास और है ऐसा, उसको भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन करते जा रहे हैं भाई, जितने क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं हम उतने क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड गेट्स अ जर्क, है ना। जर्क क्या होता है भाई, हम जानते हैं वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाय dt, है ना। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाय dt। और जो जर्क होता है, जर्क जो होता है, मान लीजिए मैं जर्क को जे नहीं बोलता अभी, मैं जर्क को जे डैश बोल देता हूँ, ठीक है ना। अभी के लिए मैं क्या बोलता हूँ, जे डैश बोल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए बाय डी टी, यानी कि डी क्यूब एक्स बाय डी, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, है ना। तो ये सारी इस चीज को आप क्या बोलते हो भाई, जर्क बोलते हो। अब वो बोल रहा है जर्क का काम क्या है, जरा देखो क्वेश्चन में, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे जर्क क्या कर रहा है। जर्क बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसको मिलता है जर्क एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 15 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द इंपल्स बाय द जर्क। अब जो जर्क आया उससे इंपल्स कितना आया है वो पता हमको करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले तो एक 10 kg का मास बनाएंगे हम, ये है हमारा 10 kg का मास, ठीक है। इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, ओके। सडनली उस पे जर्क आता है, जर्क आता है, और जर्क आने के बाद क्या होता है, जर्क आने के बाद यही मास, यही 10 kg का मास जर्क आने के बाद किससे चलने लगा भाई, 15 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। वेलोसिटी हो गई इसकी 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज हो गया। अरे बाबा मोमेंटम भी चेंज हुआ, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज हुआ और सेम डायरेक्शन में हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो एक्चुअल में जर्क के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंपल्स के कारण आया है। बिल्कुल सही। तो हम बोल सकते हैं J इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, फाइनल मोमेंटम इज 10 इंटू 15 150, 10 इंटू 15 150 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, 10 इंटू 10 100। तो आप बोल सकते हो भैया यहाँ पर कि इम्पल्स आया था 50 kg मीटर पर सेकेंड का। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स जो जर्क ने आपको दिया था। इसी जर्क के द्वारा दिए गए इम्पल्स के कारण ही तो आपकी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, नहीं तो कैसे मोमेंटम चेंज होता। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन करिए, आगे चलेंगे फिर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कंसेप्ट को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है, ऐसे कर्व्ड पाथ है, ऐसा एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है ना। और इस कर्व थोड़ा मान लीजिए आप, थोड़ा सा सेमी सर्कुलर है बाबा, सेमी सर्कुलर क्या बोल रहा हूँ उसको यार, क्वाड्रेंट टाइप का है ना। क्वाड्रेंट टाइप का क्या होता है सर, क्वाड्रेंट ही है। हाँ हाँ क्वाड्रेंट ही है, क्या ये बन नहीं पाया है ये, हाँ ठीक है। रेडियस कितना है, r है इसका, क्वाड्रेंट है, रेडियस कितना है, r है। ये बोला गया कि यहाँ से मास m स्लाइड करेगा, मास m स्लाइड करेगा, है ना, और उसके पास वेलोसिटी v होगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। m स्लाइड्स ऑन 10m, ये 10m का मास है, ये 10m का मास है, इस पे m मास क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ये सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है ना। सरफेस कैसी है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m जस्ट बिफोर इट लीव्स 10m, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m जस्ट बिफोर इट लीव्स 10m। मतलब जब ये मास यहाँ से लुढ़केगा 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 और यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा, तब इसके पास जो वेलोसिटी होगी हमको उसके बारे में बात करनी है। सर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है सर कि जब ये स्लाइड करेगा
जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इस 10m वाले मास को पीछे की तरफ धकेलेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने बोला बोल तो तुम सही रहे हो यार, बोल तो एकदम सही रहे हो। इनिशियली ये रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही मास यहाँ से फिसल कर इस एंड पर आएगा, इस v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। चलो यहाँ पर v है तो हम इसको u बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये इस 10m मास को पीछे की तरफ ढकेलेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो सर क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें? पहला क्वेश्चन। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान देते हैं चीजों पे। हम मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? हम मोमेंटम कंजर्वेशन तब लगाते हैं जब F नेट इज इक्वल टू 0 हो सिस्टम पर। सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस, नेट फोर्सेस क्या हो? 0 के बराबर हो। आइए देखते हैं इस मास पर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना? और इस सरफेस पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? और सर फोर्सेस लग रहे हैं नीचे की तरफ, ग्रेविटी वाले फोर्स। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। कलर चेंज करता हूं, आपको शायद अच्छे से इमेजिन कर पाओ आप कि इस m मास पर अरे यार, हाँ अब सही है। इस m मास पर लग रहा है एक तो नॉर्मल रिएक्शन, है ना, और m मास भी लगा रहा है सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बट इस मास m पर नीचे की तरफ भी तो एक फोर्स है, नीचे की तरफ भी तो एक फोर्स लग रहा है mg का, यानी कि ग्रेविटी वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। हाँ सर। तो सर x डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं n और n, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। मतलब अगर बोला जाए तो यहाँ पर F नेट तो 0 नहीं है सर, यहाँ पर F नेट 0 नहीं है। यहाँ पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो mg के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो इस मास पे नेट फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है, मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है। हाँ सर। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा? फिर आप कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन? सर अभी आपने हमको बताया था जब हम बॉम्ब एक्सप्लोजन पढ़ रहे थे कि अगर आपका नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है तो आप ये देख लो कि क्या x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्सेस 0 है क्या? देखो यहां पर y डायरेक्शन में तो फोर्स है, आपकी आंखों के सामने देखो y डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी का फोर्स है, बट ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर दे रही हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि Fx यानी कि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो बट ओनली इन x डायरेक्शन। मोमेंटम कंजर्वेशन holds good only in x डायरेक्शन, ओनली इन x डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में हम अपने मोमेंटम को कंजर्व करा के रख सकते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में ही लगने वाला फोर्स क्या है? 0 है। y डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 नहीं है, ग्रेविटी का फोर्स आ रहा है। ठीक है सर, ओके सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो आओ x डायरेक्शन में हम x डायरेक्शन में मोमेंटम को क्या कराते हैं? कंजर्व कराते हैं। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम देखते हैं क्या था। तो इनिशियली हम देखें अगर हम देखें तो हमारा ये जो 10m वाला मास था ये इनिशियली रेस्ट पर है कि नहीं? ये वाला मास भी इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, है ना? दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज 0, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना होगा? ये स्मॉल m यहां से लुढ़क कर आएगा, इसके पास वेलोसिटी v हो जाएगी, तो स्मॉल m इंटू v, साथ ही साथ प्लस ये 10m का मास है, इसके पास वेलोसिटी हमने कहा मानी? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस 10m इंटू यू। क्लियर? यहां से हम बता सकते हैं m चला जाएगा, ये बचेगा 10u इज इक्वल्स टू v। 10u इज इक्वल्स टू v। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये, बट हमको ना इससे u की वैल्यू भी नहीं पता चली, v की वैल्यू भी नहीं पता चली। यही बात समझ में बाबा। पहली बात तो दिमाग में मोमेंटम कंजर्वेशन आया, बट हमने बोला कि चलो चेक कर लेते हैं कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है क्या। तो हमने पहले बोला ना, इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 नहीं है, यहाँ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है, बट नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है ना? तो हमने यहां बोला कि यहां पर जो फोर्स है वो y डायरेक्शन पर है, लेकिन x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। x डायरेक्शन में हम मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, तो हमने मोमेंटम को कंजर्व करा दिया।
है ना। हमारे पास ये इक्वेशन आई v इज इक्वल टू 10u या 10u इज इक्वल टू v, लेकिन हमारे पास v और u की इंडिविजुअल वैल्यू अभी तक आई नहीं है। यहां पर हमारे पास वेरिएबल है 2, मतलब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन कहां से बनाए, दूसरी इक्वेशन कहां से बनाए? तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप ये देखिए कि मास जो है इनिशियली इस साइड पर है, इनिशियली ये साइड पर है, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये हाइट है h इज इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर, रेडियस के बराबर, है ना, पक्का? हाँ। जब मास यहां पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब मास यहां आया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, क्या यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है? एक बार देख ले। अगर यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो गई तो हमारा काम बन जाएगा। देखो सरफेस तो फ्रिक्शनलेस था, तो यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिख नहीं रही है। हाँ, इस मास पर लगने वाली ये ग्रेविटी की फोर्स जरूर है, बट ये कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। बट साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल फोर्स बनता है, और ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं रहने देगा। तो हम जरा देखते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, देखते हैं। आइए, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगी भाई, परपेंडिकुलर रहेगी। देखो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। आप चाहे कहीं भी देख लो, आप चाहे कहीं पर भी देख लो, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। आप हर जगह देखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, हर जगह एंगल 90 डिग्री बनने वाला है। मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व्ड रहने वाली है। दिस इंप्लाइज आवर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। पक्का 100%। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये हमने लिखा। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब अगर हमने मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराया है तो ये बात पक्की हो गई है, ये बात पक्की हो गई है कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटी फोर्स है ना, आपको पता ही है यार, देखो ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसके कारण आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम करता है एक्सटर्नल फोर्स। याद करो, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था हमने। प्रॉब्लम कौन करता है, कौन प्रॉब्लम करता है, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, देख लिया है कि 0 रहेगा, है ना। तो हमारे लिए ये जो फोर्स बैठा है ग्रेविटी का, ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, हमारी तब भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। आइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस मास की कुछ है क्या, नहीं है सर, 0 है। क्या इनिशियली हमारा 10 mm का मास कोई भाग रहा था कहीं, क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी, नहीं सर। अच्छा, आइए, क्या हमारे इस मास के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ सर। ये इस रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है जिसकी वैल्यू r है, तो सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mg कैपिटल R की, ठीक है। क्या इस 10m के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ना सर, कोई पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं है। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये मास जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², हाफ mv², ठीक है ना। अच्छा, जब ये बाहर की तरफ निकलेगा, क्या इस 10m मास के पास भी कोई वेलोसिटी आ गई है, बिल्कुल आ गई है सर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu², यानी कि इस बड़े वाले मास के पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी वेलोसिटी। अच्छा, m की जगह 10m आएगा, है ना, m की जगह 10m आएगा, 10mu²। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी वापस हो जाएगी 0। क्लियर बात है, हाँ सर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है। तो m से m तो निकाल दो भाई सबसे पहले, ठीक है। बचेगा क्या, gr इज इक्वल्स टू v²/2 प्लस 10u²/2। क्लियर बात है, हाँ सर। अब देखो, आपके पास v और u के बीच में एक रिलेशन है ना, v और u के बीच में एक रिलेशन है, आपको v निकालना है। तो आप क्या करो, इस u की जगह क्या पुट कर दो, v/10, इस u की जगह क्या पुट कर दो, v/10, आपके पास v की वैल्यू आने लग जाएगी। चलिए यही चीज करते हैं हम। इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मैं मिटा दूं, ये साइड में लिख के रख लेता हूं, 10u इज इक्वल्स टू v, ठीक है। आओ, समझ गए आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने एक्स डायरेक्शन में लगाया है, ये हमने बॉम्ब एक्सप्लोजन में अच्छे से समझा था, यहां मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, gr इज इक्वल्स टू v²/2 प्लस u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू होगी v/10
10, तो v बाय 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जी आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू वी स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, ये 10 चला जाएगा, नीचे बचेगा 10 इंटू 2, ठीक है। वी स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, 10 से 10 कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा इंटू 2, क्लियर। चलिए सर, जी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 22 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2, अच्छा ये 20 है, ये 2 है, तो नीचे एलसीएम ले लो 20 का, ये हो जाएगा 10 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 11 वी स्क्वायर, ठीक है। आइए 10 इंटू 22 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 11 वी स्क्वायर, 11 यहाँ से हटाओ, नीचे लिख दो और वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद रूट लगा दो, आपके सामने सीधे सीधे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये है 11, 11 2 22, ये हो गया 10 दूनी 20, 20 दूनी ये 20, 20 का स्क्वायर 400, 400, ओके 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 ओके। चलो ये आ गई v की वैल्यू कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन में है बाबा, ऑप्शन में है, ये है डी ऑप्शन, ठीक है। अब आपसे यू पूछता तो आप यू भी बता सकते हो, आपसे वी पूछा था आपने सीधे क्या क्या बता दिया, वी बता दिया, 26 नहीं है 20 है बाबा, है ना, गलत लिख दिया, गलत गलत, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। चलिए ठीक है, पक्का 100%, बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपने कंसेप्ट लगाया किसके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। आपने देखा कि नेट फोर्स जीरो होने के ना होने के बावजूद भी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है, डायरेक्शनल लगाया है, एक डायरेक्शन में लगाया है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए भाई इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कर दूं क्लियर, ओके। देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। चलिए आगे हमको पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होने वाला है। इस लेक्चर को हम करने वाले हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।